गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज नंबर 31, जीके सीरीज नंबर 31। देखना हर रोज़ की तरह ये भी हमारे वन लाइन क्वेश्चंस होंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप इन्हें साथ साथ नोट करते रहिए और इनका याद करते रहिए, रिविजन करते रहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैथलगुड़ी गैस परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? देखना कैथलगुड़ी, तो कैथलगुड़ी एक स्थान का नाम है। कहाँ पर है ये? असम में। असम में स्थित है और यहाँ पर एलपीजी का प्लांट लगा हुआ है। एलपीजी गैस, एलपीजी क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। इसका प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है, जो कुकिंग गैस भी जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है? गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन, एक तो प्रोपेन गैस होती है और एक ब्यूटेन गैस होती है। मीथेन भी इसमें मिलाते हैं, तो इसमें कुकिंग गैस के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। एक हमारे पास तापी परियोजना भी, TAPI, ये इससे अलग क्वेश्चन है और आया हुआ क्वेश्चन है परीक्षा में। तापी क्या होता है? T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया। ये गैस पाइपलाइन हम तुर्कमेनिस्तान से लाए हैं। देखना, तुर्कमेनिस्तान से पहले अफगानिस्तान आएगी, उसके बाद में पाकिस्तान में, और फिर ये भारत में प्रवेश करेगी। तो परियोजना क्या है कि बिना सिलेंडर के, जैसे वाटर सप्लाई के पाइप होते हैं नगर पालिका के या नगर निगम के, उसी तरह से हमें गैस प्रोवाइड की जाएगी। तो कुछ शहरों में काम भी कर रही है, तो तापी परियोजना भी इसी से संबंधित है। और जो असम में कैथलगुड़ी है, ये गैस प्लांट के लिए अवस्थित है। ओके, और एक जगह कैथल होगी, इतिहास में हम पढ़ेंगे कैथल। ये तो कौन सी? कैथलगुड़ी। और एक क्या आ जाएगा? कैथल। ये हरियाणा में पड़ेगी कैथल, इतिहास से संबंधित है, दिल्ली सल्तनत में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया गया? देखना, नरेगा, इसका पहला नाम क्या था? नरेगा। नरेगा की शुरुआत कब हुई थी? 2006 में, और 2009 में इसका नाम मनरेगा किया था। फुल फॉर्म देखिएगा आप इसकी, नरेगा की पहले क्या था? इसका नाम नरेगा, NREGA, नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और इसका नाम फिर बाद में क्या किया? मनरेगा, MNREGA, मनरेगा। M फॉर क्या हुआ इसमें? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये बाद में नाम चेंज हुआ था। और कब बना था कानून? 2006 में। देखना, क्वेश्चन है कि इसमें शुरुआत में कितने दिन का रोजगार दिया गया था? तो इसमें 100 दिनों का रोजगार दिया गया था। और ये विश्व का ऐसा प्रथम कार्यक्रम है जो कार्यक्रम एक अधिनियम का रूप ले चुका है ना। और ये शुरुआत में 200 जिलों में इसको लागू किया गया था, अभी इसको पूरे भारत में वैसे लागू कर दिया गया। ये आर्टिकल किस में आएगा? 43 में, अनुच्छेद नंबर 43 में। देखना, आर्टिकल अगर 43 की बात करते हैं, 43 की, एक संविधान का जो हम भाग नंबर 4 पढ़ेंगे, कौन सा? भाग नंबर 4। इसमें दिया हुआ DPSP, DPSP। इसका क्या हुआ? DPSP का मीन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद नंबर 36 से और 51 तक इसमें आर्टिकल्स आएंगे, अनुच्छेद 36 से 51 तक। इसमें दिया है कि कर्मकारों के लिए काम, और जो बेरोजगार होंगे या बूढ़े होंगे उनके लिए रोजगार या भत्तों की उनके लिए व्यवस्था करेगी सरकार। यानी कि सरकार, हम कहेंगे राज्य सरकार या केंद्र सरकार, दोनों सी में आ जाएंगी। स्टेट वर्ड आएगा इसके लिए, तो स्टेट ऐसी व्यवस्था करेगा। लेकिन ये जो आर्टिकल्स दिए रहेंगे 36 से 51 तक, ये किसी न्यायालय में वाद योग्य भी नहीं होंगे। इनको लेकर मुकदमा नहीं किया जाएगा। ये सरकार कोशिश में रहेगी, हर संभव प्रयास करेगी सरकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, खाने का सोडा और टार्ट्रिक अम्ल के मिश्रण से क्या बनता है? तो बेकिंग सोडा बनता है। जो हम बेकिंग सोडा बनाते हैं उससे क्या बनेगा? टार्ट्रिक एसिड भी मिला जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दहन के आधार पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होगी? दहन का अपोषक बन जाएगा, दहन का अपोषक। दहन बोलते हैं फ्लेम को, जैसे फ्लेम होती है। ओके, तो आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखना, राष्ट्रीय हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस दोनों अलग अलग हैं। हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम? 14 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे, तो ये प्रत्येक वर्ष 10 फरवरी को मनाते हैं, 10 जनवरी सॉरी। आगे क्वेश्चन,
कला क्षेत्र फाउंडेशन, कला क्षेत्र फाउंडेशन कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु में स्थित। ये ऐसे आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकाल के समय गाया जाने वाला राग कौन सा है? तो राग भैरवी, जो प्रातःकाल में गाते हैं राग भैरवी। देखना राग क्या होते हैं, ऐसे संगीत के बारे में जिसे हम वेद पढ़ेंगे तो सामवेद में दिया हुआ है। सामवेद में संगीत के 7 स्वर हैं। तो इसमें राग भेद में क्या होता है कि कुछ अक्षरों को छोड़कर विशेष कुछ अक्षरों का ही प्रयोग किया जाएगा जो हम गाते हैं। तो ये प्रातःकाल में है ना, जिसको ये ब्रह्मा मुहूर्त बोलते हैं, उसमें राग भैरवी गाया जाता है। नंबर आ गया ये इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में भगोरिया उत्सव कहाँ मनाया जाता है? निमाड़, मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र होगा निमाड़ में मनाया जाता है। तो इसमें दिया है भगोरिया की शुरुआत राजा भोज के समय में हुई थी। उस समय 2 भील राजाओं कासुमार और बालून ने अपनी राजधानी भगोर में मेले का आयोजन किया था। तो ये इसी के नाम पर है भगोरिया मेला। तो मध्य प्रदेश में किसने किया था? राजा भोज ने इसकी शुरुआत की थी। तो ये इसमें एक क्वेश्चन है, आगे देखिएगा। तो इसमें ये मध्य प्रदेश में है। आगे, पहला विश्व महिला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? विश्व महिला सम्मेलन ये मैक्सिको सिटी 1975 में, मैक्सिको सिटी में। मैक्सिको कहाँ पर आएगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर मैरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी कहाँ स्थित है? कोच्चि में। कोच्चि कहाँ पर है? केरल में। तो ये केरल में स्थित है, केरल में है ना। मैरीन बोलते हैं जैसे समुद्री जहाज, समुद्री बेड़ा। तो मैरीन लिविंग रिसोर्स और इकोलॉजी किसको? जैसे इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, हिंदी में इसको पारिस्थितिकी कहा जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोलॉजी। अच्छा जी, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 5 अप्रैल को समता दिवस, इक्वल डे। आगे देखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल को उसके कार्यकाल से पूर्व हटाने की शक्ति किसके पास है? देखना, राज्यपाल को राष्ट्रपति महोदय हटाते हैं, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करते हैं अपना, तो इनको हटाते हैं। और राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष का होता है राज्यपाल का कार्यकाल। न्यूनतम आयु राज्यपाल की कितनी होगी? आयु 35 वर्ष होती है। 35 वर्ष कम से कम आयु। संविधान में जिस पदाधिकारी की कम से कम आयु दी हुई है उसकी अधिक से अधिक आयु नहीं है। तो कम से कम कितनी है राज्यपाल की? 35। और राष्ट्रपति महोदय की कितनी होती है? ये भी 35 ईयर्स होती है। ओके, आगे देखिएगा। तो आज सर्दी बहुत है, मैं कॉफ़ी भी पी रहा हूँ साथ साथ, आप भी सर्दी का ध्यान रखिएगा। ओके, तो कौन हटा सकते हैं इसको? राष्ट्रपति को राष्ट्रपति महोदय राज्यपाल को हटा सकते हैं। खैर, आगे आइएगा। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है? स्पीकर के अधीन। स्पीकर का मतलब लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को स्पीकर हम कहेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। देखना, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर। पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, और इन्हीं पर सबसे पहले महाभियोग लगाया गया था। जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर पर ही सबसे पहले महाभियोग, इम्पीचमेंट, आर्टिकल नंबर 61 में पढ़ेंगे महाभियोग। तो महाभियोग लगा था, लेकिन इन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी जटिल है। वो अभी तक किसी पर लागू नहीं हुआ। लगा तो कई पर है, लेकिन उसके द्वारा किसी को नहीं भारत में हटाया जा सका। ब्रिटिश काल में सबसे पहले वारेन हेस्टिंग पर लगा था, और जब हम स्वतंत्र हुए थे, यानी कि स्वतंत्र भारत में सबसे पहले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष यानी कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, इस पर लगाया गया था, लेकिन हटा नहीं हुआ। आगे देखिएगा।
व्यास सम्मान किससे संबंधित है? साहित्य से संबंधित है। लिटरेचर के क्षेत्र में व्यास सम्मान दिया जाता है। आगे देखिएगा, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब। इसमें आप ऐसे देखिएगा, अगर ये हम दो ऐसे समतल प्लेट प्रतिबिंब रख देते हैं, यानी कि एक प्लेन मिरर हमने रख दिया यहाँ पर, ये दो समतल दर्पण रखे, इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई वस्तु, ये क्या है? वस्तु। तो वस्तु के जो प्रतिबिंब बनेंगे अनंत बनेंगे। इसमें भी दिखाई देगा, इस वस्तु का प्रतिबिंब इसमें और फिर इसमें, ऐसे बनता चला जाएगा। तो कितने हो जाएंगे? अनंत। और एक और भी है, अगर इन दोनों मिरर्स को, इन दोनों दर्पणों को थीटा डिग्री के कोण पर झुका कर रख दिया जाए, ये मान लीजिए कितना है? थीटा डिग्री। तो इसके लिए जो संख्या होगी इसमें प्रतिबिंबों की संख्या, नंबर ऑफ इमेजेस, ये आ जाएगा 360 अपॉन थीटा, 360 अपॉन थीटा, है ना, -1। ये फॉर्मूला होता है इसका। किसका हो गया फॉर्मूला? अगर आपस में झुका कर रखा गया है, इसको आप ऐसे समझिए, अगर थीटा का मान कितना 60 डिग्री पर झुका कर रखा जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 360 अपॉन 60 और -1, तो इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6। 6 - 1 बराबर 5। 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। एक दर्पण में 5 प्रतिबिंब बनेंगे। जितना भी कोण होगा हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। तो एक लाइन में याद रखिएगा कि अगर दो दर्पणों को आपस में समानांतर स्थिति में रखा जाए तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, और अगर थीटा डिग्री कोण पर झुका कर रखा जाए तो 360 अपॉन थीटा -1 के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसमें प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखना, ये सी का क्वेश्चन है, 90 डिग्री पर सटे दो समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अगर हम वस्तु को ऐसे इस तरीके से रखते हैं, ये 90 डिग्री है, दो प्रतिबिंब है, सॉरी दो मिरर। अगर हम मिरर लेते हैं, ये मिरर M1 और ये मिरर M2, इसके बीच में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अगर यहाँ पर हम कोई वस्तु रखते हैं, ये क्या है? एक वस्तु है। तो फॉर्मूले में मान रखिएगा आप, प्रतिबिंबों की संख्या बराबर 360 अपॉन थीटा -1। 360 का मतलब ये 360, थीटा का मान कितना है? 90 और -1, इससे भाग करते हैं 9 चौक 36, तो कितना है? 4 - 1 = 3। 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ये आंसर आ जाएगा इसका। आगे बढ़िएगा। तो देखना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आप इन्हें साथ साथ नोट करते रहिए, और रिवीजन पे रिवीजन करना है आपको, तभी आपको कुछ लाभ मिलेगा इसका। ये बात आपको मैं डेली बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ और बताता रहूँगा। खैर, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कृषि संकट मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण किस इतिहासकार के अनुसार था? इरफान हबीब। ये इरफान हबीब अभी भी थे, ये AMU के डीन भी रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहे। तो कृषि संकट मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण है। दूसरा, मुगल साम्राज्य का पतन क्यों है? अयोग्य उत्तराधिकारी भी हैं, डिस्क्वालीफाइड सक्सेसर्स, अयोग्य उत्तराधिकारी। ये अपने जो पुरखे थे इनके, यानी कि वंशज थे, उनकी सत्ता को संभाल नहीं पाए। जैसे बाद में हुए मुगलों के पतन में एक हुए मोहम्मद शाह रंगीला, नाम क्या था? रोशन अख्तर नाम था। तो वो बताते हैं कि कभी दरबार में नहीं आता था, दरबार में अपने अल्फेस पुत्र को बिठा दिया करता था और वो खुद हरम में रहा करता था। हरम क्या होता है? जिसमें पुरुषों के लिए अलाउ नहीं होगा, वहाँ पर महिलाएं ज़्यादा रहती थी हरम में। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। हरिकेन को टाइफून के नाम से कहाँ जाना जाता है? चीन में। हरिकेन और टाइफून, ये क्या होती हैं? तेज़ हवाएं होती हैं, तेज़ हवाएं, स्पीड जिसकी 180 किलोमीटर/आवर से भी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और एक टार्नेडो होता है, जैसे टाइफून और हरिकेन या टाइफून। टाइफून कहाँ पर? ये चाइना में। और एक टार्नेडो होता है, टार्नेडो कहाँ पर? ये USA में। अमेरिका में तेज़ चलने वाली हवाएं या चक्रवात टाइप में होता है, उसमें हवाएं गोल गोल घूमने लगती हैं ऐसे एक, तो ये स्पीड इसकी काफ़ी होती है। अगर कहें ना कि सबसे तेज़ तूफान कौन सा होता है? टार्नेडो होता है, जो अमेरिका में आता है। ये बताते हैं कि एक बार ये एयरपोर्ट पर आया था तो एरोप्लेन को इसने बाधित किया था, उसकी उड़ानें, काफ़ी नुकसान वहाँ पर हुआ था। हमारे यहाँ इसको चक्रवात बोलते हैं, या जो भारत में गर्म हवाएं चलती हैं उनको लू बोलते हैं, लू, हीट स्ट्रोक, है ना। ऑस्ट्रेलिया में जो गर्म हवाएं चलती हैं उनको विली कहते हैं। उसमें यूरोप के देशों में जोंटा कहते हैं, सिराको, जोंटा, ये होती हैं। इसमें भी होती हैं, ब्राज़ील में और अर्जेंटीना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बिना ताज का बादशाह। और एक है बेताज का बादशाह। देखना, बिना ताज का बादशाह और बेताज बादशाह, ये दोनों अलग अलग हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को ये कहा गया बेताज बादशाह, बेताज बादशाह। ये कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को, ये तिलक को कहा गया है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक। ओके, तिलक ने अखबार भी लिखे हैं, एक केसरी लिखा है और एक मराठा लिखा है। केसरी अखबार मराठी भाषा में और जो मराठा अखबार है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा है तिलक ने। और तिलक प्रथम व्यक्ति थे जो अखबार के मामले में पहली बार जेल गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अंदर कौन सा जीवाश्म ईंधन बहुयातायात मात्रा में पाया जाता है? कोयला। देखना, कोयले का जो निर्माण हुआ है एक तो जीवाश्म चट्टानों से हुआ है। जीवाश्म चट्टानें कौन सी होती हैं? अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान को जीवाश्म चट्टानें भी कहते हैं, फोसिल्स रॉक्स। इससे क्या निकलता है? कोयला। और कोयले का जो निर्माण हुआ था कार्बोनिफेरस काल में हुआ था। कार्बोनिफेरस काल। पृथ्वी के कल्प होंगे कुछ या बड़े बड़े जो काल होंगे जो लाखों करोड़ों वर्षों के होंगे, इसको इस काल में थी कार्बोनिफेरस में। इसी में जो हमारी पृथ्वी का पेंजिया भाग था वो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में टूटा था, विखंडित हुआ था और एक टेथिस सागर का निर्माण हुआ था इसी काल में। एक क्या बना था? टेथिस सागर, जहाँ पर आज हिमालय है, यहाँ पर कभी टेथिस सागर हुआ करता था। और एक पेंजिया का विखंडन हुआ था। पेंजिया, पृथ्वी के भाग को पेंजिया बोलते थे। इसका विखंडन एक गोंडवाना बना था, गोंडवाना, और एक अंगारा लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्त तुकाराम किस मुगल के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे तुकाराम। एक भक्ति आंदोलन चला है, उसमें हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन में। आगे देखिएगा, सबसे लंबे जलमग्न कैनियन कहाँ पर पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में। बेरिंग सागर कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिकी महासागर, और ये फिर प्रशांत महासागर को जोड़ता है बेरिंग सागर में जलमग्न। देखना, कैनियन क्या होते हैं? एक ग्रोज होता है कैनियन। कैनियन होगा किसी नदी में या किसी समुद्र में जो नीचे की तरफ एक गड्ढा बन जाता है, यानी कि जो समुद्री जल होगा नदी का जल, उसके थ्रू वो अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाएगा, तब कैनियन को ही ग्रोज कहेंगे। ये कुछ नदी भी बनाती हैं, जैसे अमेरिका की मिसिसिपी नदी सबसे बड़ा कैनियन बनाती है। हमारे यहाँ कौन सी बनाती है भारत में? गंगा नदी बनाती है, सतलज नदी बनाती है, कैनियन बनाती है और ग्रोज बनते हैं फिर उससे, यानी कि जो नदी का पानी होगा वो अंडरग्राउंड नीचे जाकर भूमिगत जल में मिल जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कब शुरू की गई थी? 23 दिसंबर सन 1993 को, है ना। जो सांसद निधि, यानी कि सांसद अपने खर्चे से अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में संलग्न होंगे और वो उस पर ध्यान देते हैं, काफ़ी विकास पर। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अमृता प्रीतम किस भाषा की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं? अमृता प्रीतम तो पंजाबी भाषा की ये साहित्यकार हैं। इन्होंने काफ़ी लेख भी लिखे हैं और इनकी कुछ बुक्स भी आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्र की जन्मभूमि किसे कहा जाता है? कोलकाता को। देखना, जो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट के नाम से था। बंगाल गजट के जो लेखक थे, जो संपादक थे, इसके थे J.A. हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और जो दूसरा बना था ये भी बंगाल गजट के नाम से था, अंग्रेजी में अखबार छपता था, उसके वीर भट्टाचार्य थे, है ना। तो ये दोनों अखबार ये भारत में छपे थे, सबसे पहले कलकत्ता में छपे थे। और एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है जो 1878 में, जब यहाँ पर लॉर्ड लिटन ने रोक लगा दी थी कि कोई भी भारतीय अखबार नहीं छापेगा। 1926 में पहला अखबार 1826 में पहला हिंदी अखबार छपा था एक कानपुर में, हिंदी अखबार कानपुर में कौन सा था? उदंड मार्तंड सबसे पहला हिंदी का अखबार था भारत में। और इसके जो संपादक थे या लेखक थे, ऑथर थे, ये युगल किशोर ने अखबार छापा था, ऐसे याद रखिएगा आप। तो पहला अखबार कौन सा था? बंगाल गजट। अब इसके संपादक कौन थे? J.A. हिक्की, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और जो हिंदी का अखबार था कानपुर से प्रकाशित होता था उदंड मार्तंड, इसके संपादक थे युगल किशोर। अखबार के मामले में सबसे पहले जो रोक लगी थी वो राजा राम मोहन नाय के अखबार पर, मीरातुल अखबार पर रोक लगाई गई थी। और जो जेल गए थे वो बाल गंगाधर तिलक गए थे अखबार के मामले में, पत्रकारिता के मामले में।
राजा राम मोहन नायक को भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत, पत्रकारिता का पिता या पितामह भी कहा जाता है। एक मिरातुल अखबार उन्होंने लिखा था, वो फारसी भाषा में था। आगे देखिएगा, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, एक बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है। तो किसके थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं इनको, है ना, मैक्सिको से संबंधित है। देखना एक्सप्लेनेशन इनके बारे में। नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के प्रवर्तक माने जाते हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है। MS स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे। उन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी सुब्रमण्यम के साथ दिया था। तो स्वामीनाथन का भी नाम आता है और सुब्रमण्यम का भी नाम आता है, तो इनके सहयोगी रहे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय रूप से कौन है? बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। ये कहाँ के थे? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको के, है ना। और स्वामीनाथन कहाँ थे? केरला। ये कृषि वैज्ञानिक थे या वनस्पति वैज्ञानिक आप इनको कहिए। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है? अवतल दर्पण का, यानी कि कॉनकेव मिरर का प्रयोग किया जाता है ना। जो ये मिरर होगा ये इस तरीके से, इसमें क्या होगा कि जो भी सूर्य की किरणें आएंगी उनको किसी एक बिंदु पर वो वहाँ पर फोकस करेगा और जो खाना होगा वो पक जाएगा इसमें। तो सोलर कुकर ऐसे बनते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? अवतल दर्पण के, यानी कि कॉनकेव मिरर के सिद्धांत पर कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखिए आप। आगे, अरावली पर्वत श्रेणी किस नदी प्रणाली द्वारा विभाजित की जाती है? लूनी और बनास नदी, लूनी और बनास। पहली बात तो देखिए, अरावली पर्वतमाला है कहाँ? एक तो विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है अरावली। ये 3 राज्यों में फैली हुई है। कहाँ पर? जैसे राजस्थान में और हरियाणा और एक पंजाब में फैली हुई है, हरियाणा और पंजाब। अरावली विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला। क्वेश्चन है, सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला का उदाहरण बताइए। उसके लिए भी अरावली पर्वत है, अवशिष्ट रिजिडुअली माउंटेन्स। और सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे नई ये आ जाएगी माउंट एवरेस्ट, जिसमें हिमालय आ जाएगा, यानी कि हिमालय सबसे नया है। हिमालय की उत्पत्ति सीनोजोइक काल में हुई थी, नूतन जीवी काल में। और अरावली सबसे पुरानी है। 3 राज्य कौन कौन से? राजस्थान, हरियाणा और पंजाब नहीं, दिल्ली में फैली है। दिल्ली में जो रायसीना हिल्स है, राष्ट्रपति भवन इन्हीं पहाड़ियों को काट कर बनाया गया है। राजस्थान में जैसे माउंट आबू है, हरियाणा की पहाड़ी में इसको अरावली ही कहा जाएगा। ओके, आगे देखिएगा, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मानेसर कहाँ है? हरियाणा में, मानेसर हरियाणा। तो आप नोट करते रहिए ना साथ साथ, ये काफ़ी क्वेश्चन का हमने कलेक्शन तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? हुनान में। चीन का एक प्रांत है हुनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल सर्च इंजन के संचालन के दौरान उत्सर्जित होने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। देखना CO2 गैस है ना। बहुत नया एक क्वेश्चन है, पहली बार देख रहे हैं इसमें। गूगल सर्च इंजन का जब ऑपरेट करते हैं हम गूगल को, तो कौन सी गैस निकलती है उसमें? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनामोसस केम्फोरा किसका वनस्पतिक नाम है? कपूर का। कपूर जो हम सुगंधित पदार्थों के लिए घरों में रखते हैं, है ना, या कीट पतंगों को दूर करने के लिए, जो इंसेक्ट होते हैं इससे दूर चले जाते हैं वो कपूर। आगे देखिएगा, सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी। वैसे तो इसने 6 या 7 जो शासक है उनका शासनकाल देखा, उनके दरबार में रहे। अच्छा जी, आगे देखिएगा, राष्ट्रीय नौवहन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है नौवहन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? स्वामीनाथन। अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में प्याज का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और आलू कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष, है ना, वानिकी दिवस, यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। वानिकी का मतलब फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, UNO महासचिव
कि नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? 5 वर्ष के लिए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, इसकी नियुक्ति कितने? 5 वर्ष के लिए होती है। और मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका, यूएसए। एक मैनहट्टन एक जगह पड़ती है, मैनहट्टन पार्क में, या कहिए शहर का नाम एक मैनहट्टन है, वहाँ पर इसका मुख्यालय बना हुआ है। और स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। एक बैठक हुई थी क्रीमिया जो राज्य पड़ेगा उसका, रूस में बैठक हुई थी। तो 3 शासन अध्यक्षों ने भाग लिया था। एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, और एक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल, और एक मॉस्को यानी कि रसिया के राष्ट्रपति थे। तो इन तीनों ने बैठकों में निर्णय लिया कि एक अंतर्राष्ट्रीय कोई संस्था ऐसी होनी चाहिए जो शांति का कार्य करती है। तो यूएनओ का कार्य क्या है? विश्व शांति, ये इसका टारगेट है। और इसमें 6 भाषाएं होती हैं, और आधिकारिक भाषाएं तो 6 हैं, और जो कार्यकारी भाषाएं वो 2 होती हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच। और 6 भाषाएं कौन कौन सी टोटल? अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चाइनीज और एक रशियन हो जाएगी, और स्पेनिश। ये 6 भाषाएं होती हैं। और जो इसका झंडे का रंग होता है डीप नेवी, जैसा इसमें बैकग्राउंड में दिखाया गया है, इसी कलर का झंडा होता है, जिस पर 2 ओलिव ब्रांचेज होती है। ओलिव का मतलब जैतून की पत्तियाँ, अंतर्राष्ट्रीय रूप पर वो शांति का प्रतीक होती हैं जैतून की पत्तियाँ। तो इसमें सबसे बड़े पदाधिकारी का नाम सचिव होता है, जनरल सेक्रेटरी या महासचिव कहते हैं। प्रत्येक वर्ष इसकी बैठक भी होती है। और टोटल वर्तमान में इसमें 193 सदस्य हैं। 193 जो सदस्य बनाए दक्षिणी सूडान, और जो 192 सदस्य बना थे मोंटेनेग्रो बना था इसका सदस्य। आगे आइएगा। प्रतापगढ़ का वह गांव जो किसान सभा की गतिविधियों का केंद्र है, खरगांव, प्रतापगढ़, खरगांव है ना। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और एक महाराष्ट्र में भी प्रतापगढ़, ये यूपी की बात हो रही है। आगे क्वेश्चन है, स्टॉक एक्सचेंज जो अन्य किस नाम से जाना जाता है? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट या पूंजी बाजार भी इसी को कहेंगे, पूंजी बाजार। पूंजी बाजार या शेयर मार्केट, या फिर मुद्रा का बाजार, कई नाम होते हैं, मुद्रा बाजार, यहाँ पर मुद्रा भी बेची जाती है ना। बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, और एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएसई, इनका मुख्यालय वहीं पर है, मुंबई में। आगे, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? वैशाली में। वैशाली कहाँ है? बिहार में पड़ेगा, है ना। तो ये इसमें कुछ क्वेश्चंस थे। तो मैं आशा करता हूँ आप इन्हें साथ साथ नोट करते रहिए और रिवीजन करते रहिए जितना हो सके, है ना। देखना जैसी आपकी रिवीजन होगा आपकी सफलता भी उसी अनुपात में आगे बढ़ेगी, है ना। नॉलेज से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, नॉलेज तो सभी को है, चूँकि गूगल सबके पास है, गूगल में हम सर्च कर सकते हैं, नॉलेज का भंडार है, वहाँ तो पेज पर पेज खुलते हैं। लेकिन परीक्षा में पास वही होते हैं जिनका रिवीजन बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ना। तो प्रैक्टिस पर आप काफ़ी ध्यान दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं एक और आपके लिए क्षमा चाहता हूँ, वीडियो में हमें कभी कभी डिले हो जाता है, अपलोड नहीं हो पाती, और मैं एडिटिंग का काम भी मुझे खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि मुझे एक टेक्निकल असिस्टेंट मेरे पास अभी तक नहीं है। तो मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ, और देखिए रात को वीडियो शूट कर रहे हुए हैं। और खैर, जैसा आप उचित समझें तो आप इसे नोट करते रहिए। तो ओके, थैंक यू।